जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के लिए जो अंकुरण 2.0 शुरू हुआ था उसकी आज जो भाषा खंड है, हम लोग भाषा खंड पे डिस्कस कर रहे थे समानांतर तौर पे। ठीक है, कुछ वीडियोस आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में भी आगे मिलेंगी, है ना। तो हम लोगों ने पाली की चर्चा कर ली थी, प्राकृत की चर्चा आज हम लोग कर लेंगे। अपभ्रंश, अपभट्ट और प्रारंभिक हिंदी, ये एक एक वीडियो लगभग इस पे बनेंगे। कारण क्या है, जैसे पाली से तो प्रश्न आते ही आते हैं पीसीएस में, ठीक है। पीसीएस में प्रश्न आते हैं। प्राकृत से पिछले 3-4 सालों में प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछे हैं। जैसे अब ऐसे पूछ दिया है कि अपभ्रंश का विकास जो है प्राकृत से हुआ, या जब प्राकृत खत्म हुआ तब अपभ्रंश हुआ, तो उसको उस वाले टर्म को हम लोग अपभ्रंश वाली क्लास में समझेंगे, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूएशन में मान लीजिए जैसे मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न नहीं आ रहे हैं या कम आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ना छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आ गए प्रश्न अनिवार्य वाले में आ गए, ठीक है, हालांकि इसमें अनिवार्य वाला तो होता नहीं है, लेकिन पहला और पांचवा अनिवार्य होता है बिल्कुल। अगर अनिवार्य वाले में आ गए पीसीएस में तो आपको लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट, ठीक है, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक क्लासेस में इसके 4 से 5 प्रश्नों को डिस्कस कर लें, ठीक है। फिर मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, ये भी एक एक क्लास लगेगा। मध्यकाल में ब्रज कैसे विकसित हुई, अवधि कैसे विकसित हुई, एक एक क्लास लगभग इन सब में जाएंगे, ठीक है। जैसे सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। तो कहने का क्या मतलब है, जिन जिन चीजों में जैसे अब संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, ये आराम से आपका एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लेकर के अभी परेशान मत होइएगा, आराम से 10 से 12-15 क्लास इस भाषा खंड में, कम से कम 15 क्लासेस इस भाषा खंड में जाने वाले हैं, ठीक है। तो और दूसरी चीज ये है कि जैसे कुछ लोग का प्रश्न था कि सर पाली और प्राकृत नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। तो काम चलाने के लिए तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं वो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यूपीएससी में ही मध्यकालीन आर्य भाषाओं पर टिप्पणी करने को प्रश्न आ जाएगा तो आप क्या बोल दोगे कि वो 10 नंबर वाले में, ठीक है, कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं पर टिप्पणी कीजिए, या मध्यकालीन आर्य भाषाओं से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न आ जाएगा तो आप बोल दोगे कि नहीं मैंने पढ़ा ही नहीं है, या फिर ये प्रश्न स्किप कर दिया जाए। वहां पे तो आपको मजबूरी हो जाएगी करनी, ठीक है। तो एक एक घंटा मुश्किल, आज का वीडियो मुश्किल से 30 मिनट या 35 मिनट का रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप कर ले जाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय कि इस पे कि आप उस पर बहस करेंगे, बहस करने में अपना समय बर्बाद करेंगे। इससे बढ़िया आप आराम से इसको कर लीजिए, ठीक है। तो जब भी प्राकृत की बात आएगी तो फिर से वही कॉन्सेप्ट हम लोग का रहेगा कि मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था, ठीक है। तो पाली प्राकृत में चलते हैं। अच्छा, आपको जो पीडीएफ था वो एक दिन लेट से मिला था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। थोड़ी टेक्निकल इशू थे और कुछ इस वजह से जो है वो अपलोड नहीं हो पाया था। एक बार देख लेते हैं प्राकृत पे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो पाली वाला तो आपको मिल गया था, प्राकृत वाला देख लीजिए। जैसे इसमें आ सकता है टिप्पणी करने को कि प्राकृत की सामान्य प्रवृत्तियां, इस पर टिप्पणी करना है, या प्राकृत भाषा की प्रमुख विशेषताएं, इस पर टिप्पणी करना है। एक आ सकता है कि प्राकृत भाषा के भेद बताइए, ठीक है, क्योंकि आगे जब आप अपभ्रंश के भेद पढ़ेंगे तो प्राकृत भाषा से कहीं ना कहीं कोरिलेट करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने उस दिन चर्चा की थी, जैसे संस्कृत में क्रिया रूप लगभग 540 होते हैं, ठीक है। 540 क्रिया रूपों के बाद से संस्कृत में 540 क्रिया रूप होते हैं, है ना। और पाली में ये क्रिया रूप लगभग हो जाते हैं आपके 240, ठीक है। और प्राकृत में लगभग हो जाते हैं 74 के लगभग, और हिंदी साहित्य में, हिंदी में क्रिया हो जाते हैं लगभग 27। तो 540 से जो 27 तक की जो विकास यात्रा है उसमें प्राकृत का अपने आप में बहुत भयंकर योगदान है, ठीक है। तो इस वजह से इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राकृत की अवस्थाएं पे टिप्पणी आ सकती है। एक ऐसे पूछ सकता है प्रश्न कि प्राकृत और संस्कृत के संबंध को स्पष्ट करते हुए इसकी अवस्थाओं का विवेचन कीजिए, ठीक है। तो उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं थी, तो वही प्राकृत की अवस्थाएं बतानी है, लेकिन प्राकृत और संस्कृत के संबंध को स्पष्ट करते हुए उसकी अवस्थाओं का विवेचन करना है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि प्राकृत जो है वो आम जन की भाषा थी और उससे संस्कारित होकर के संस्कृत बनी। कुछ लोग इसका उल्टा मानते हैं। तो इन सब पे थोड़ा सा चर्चा करते हुए बाद में इसकी अवस्थाओं को बता देना कि किशोरीदास वाजपेयी जी हुए, उन्होंने इसकी अवस्थाओं को विस्तृत रूप से विवेचन किया। तो उस पर अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इन टाइप के कुछ मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे 5 टाइप के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। सामान्य प्रवृत्तियां, प्रमुख विशेषताएं, भाषा के भेद, प्राकृत की अवस्थाएं और प्राकृत और संस्कृत का संबंध, ठीक है। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है प्राकृत और हिंदी का संबंध। तो वही 540 से किस प्रकार, 540 से 240, 240 से 74 और 74 से किस प्रकार 27 हुआ, इस क्रम में प्राकृत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था, जैसे पहली अवस्था कौन सी थी आपका पाली, ठीक है। तो जैसे वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से फिर पुरानी हिंदी।
ये क्रम रूप चलता रहता है, इसको अपने दिमाग में एकदम बैठा लेना है, ठीक है। और बिना किसी विवाद में पड़े हुए कि इसको इस क्लास को यूपीएससी वाले स्किप कर दें, यूपीएससी वाले कर लें, एकदम घोट डालें, सर कैसे याद हो रहा है, ये सब एकदम परेशान नहीं होना है, ठीक है। करना है मतलब करना है, कोई अपने लिए उपाय मत छोड़िए, ठीक है। तो अब प्राकृत से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मध्यकालीन आर्य भाषा की द्वितीय अवस्था को हम लोग प्राकृत बोल देते हैं। इसकी समयावधि ईस्वी सन से लेकर के 500 ईस्वी तक मानी जाती है और अध्ययन आधार जो होते हैं, जो स्रोत है वो क्या है, आदिकाल के जो बौद्ध साहित्य हैं, जैन साहित्य है, मुख्यतः जैन साहित्य, ठीक है। जैसे प्राकृत मुख्यतः जैन साहित्य लिखे गए थे, ठीक है। बौद्ध साहित्य भी कुछ कुछ मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेतुबंध है, गौडवहो है, गाहा सतई है, वज्जालग्ग है, वृहत कथा है, इन सब का आप जिक्र कर सकते हैं कि इनके आधार पर जो है हम लोग जो प्राकृत भाषा है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जब पहली क्लास की चर्चा की थी तो पहली क्लास में मैंने स्पष्ट किया था कि जो संस्कृत है वो भारत की सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है, संस्कृत, ठीक। एक बार थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कैसे क्या हुआ, ठीक। तो संस्कृत की हम लोगों ने चर्चा की थी कि संस्कृत जो है वो सबसे क्लासिकल या पुरानी लैंग्वेज है जिसका मानक रूप हमको किसमें मिलता है, वेदों में। इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि ऋग्वेद में, फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब में, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, इन सब में मिलता है, ठीक है। फिर लौकिक, लौकिक हम लोग को कहाँ से मिलता है, लौकिक वाला रामायण से, जो आदि कवि रामायण, वाल्मीकि, उनका रामायण, ठीक है। तो संस्कृत में जो कुछ संस्कृत है वेदों के आधार पे, और कुछ संस्कृत मतलब कुछ संस्कृत जो थी वो वैदिक परंपरा की संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत, और कुछ संस्कृत थी जो लौकिक संस्कृत बोली जाती थी, जैसे जिसमें रामायण और महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथ, महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। तो संस्कृत जो है शुरुआत में हम लोग बोल सकते हैं कि संस्कृत जो थी जब ऋग्वेद कालीन समय था तो संस्कृत जन भाषा के रूप में प्रचलित थी, ठीक है। और उसके बाद जन भाषा के रूप में संस्कृत प्रचलित थी, और हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म जो भी आप बोल लीजिए, उसके विरोध में बौद्ध धर्म का आविर्भाव होता है और बौद्ध धर्म के प्रयास से पाली भाषा जन्म लेती है, ठीक है। और इसी क्रम में पाली भाषा के संदर्भ में जन भाषा से ही हम मान सकते हैं कि प्राकृत की, ठीक है, प्राकृत का जन्म हुआ, ठीक है, प्राकृत का जन्म हुआ। और प्राकृत जो है वो जैन धर्म, मतलब जो जैन साहित्य है वो मुख्यतः प्राकृत में लिखते हैं, ठीक है। जो जैन साहित्य है वो मुख्यतः प्राकृत में होता है। तो जब भी प्राकृत पे प्रश्न आएगा तो क्या बताएंगे, मध्यकालीन आर्य भाषा भूमिका में क्या लिखेंगे, तो प्राकृत जो देखा तुरंत अपने दिमाग में भूमिका सेट कर ली, प्रश्न एक ही आएगा, ठीक है। तो अच्छा, एक मैम है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने फोन किया था कि सर सबकी भूमिका एक जैसी हो जा रही है, प्रश्न एक के दू ठो नहीं है, एक ही प्रश्न आएगा, ठीक है। तो भूमिका एक ही प्रश्न में अलग अलग भूमिका थोड़ी लिखेंगे कि मुझे ये भी भूमिका आती है, ये भी भूमिका आती है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है ना, वो आप मैनेज करिए। पका पकाए खाने की आदत मत डालिए, कुछ अपने साथ भी, अपने स्तर से भी प्रयास कीजिए, ठीक है। तो प्राकृत भाषा जो आएगी, जो प्रश्न आएगा प्राकृत जो देखा तुरंत दिमाग की घंटी दौड़ानी है, और कहाँ दिमाग की घंटी जानी चाहिए आपकी, ठीक है, कि प्राकृत जो है मध्यकालीन आर्य भाषा की द्वितीय अवस्था है जिसकी समयावधि ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक मानी जाती है, या आमतौर पर, या मतलब जैसे ऐसे बोल सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आमतौर पर इसकी समयावधि ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक मानी जाती है। अध्ययन आधार स्रोत इसके आदिकाल में बौद्ध साहित्य एवं मुख्यतः, इसको ऐसे लिख देंगे, आदिकाल का बौद्ध, इसको बाद में लिखेगा अध्ययन आधार स्रोत में मुख्यतः जैन साहित्य, ठीक है, जैन साहित्य। इसके अलावा सेतुबंध, गौडवहु, गाहससई, वज्जालग, वृहत कथा आदि के साथ साथ आदिकाल का कुछ कुछ बौद्ध साहित्य भी प्राकृत भाषा में मिलता है, ठीक है। अब कुछ लोग, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि कुछ लोग बोलते हैं कि प्राकृत भाषा जो है वो लौकिक संस्कृत से उत्पन्न हुई है, या प्राकृत भाषा वैदिक संस्कृत से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो कुछ विचारकों का मानना है कि वेदों से, एक सेकेंड, ये बार बार पढ़ना, ठीक है। वेदों की जो जन भाषा थी उससे बौद्ध और पाली लिखे गए, और वेदों की जो भाषा थी उससे प्राकृत आया, ठीक है, प्राकृत आया, है ना। ये वाला एक बार कॉन्सेप्ट देखिएगा कि संस्कृत से
कुछ मानते हैं संस्कृत के समानांतर ही जो वेदों की भाषा थी वो प्राकृत के रूप में विकसित हुई और जो जन भाषा थी वो पाली के रूप में विकसित हुई। ठीक है, लेकिन बाद में इसका खंडन भी कई विचारकों ने किया है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, पॉइंट गलत नहीं होंगे आपके। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में अलग अलग भी पॉइंट देते हैं, तो उसके लिए परेशानी होना है सर इस बुक में तो ये पॉइंट था, इस बुक में तो ये पॉइंट था, आपने ये बता दिया वो बता दिया, तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब एक बार प्राकृत और संस्कृत का संबंध देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग बताते हैं कि प्राकृत भाषा लौकिक संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुई है। ठीक है, ये वैदिक संस्कृत से के समानांतर मानी जाती है, लेकिन हम फिर भी मानेंगे कि इसकी जो भाषा है, मतलब जो प्राकृत की जो भाषाएं हैं वो वैदिक संस्कृत से साम्यता रखती है। ठीक है, तो अगर एक शब्द में बोला जाए कि प्राकृत और संस्कृत का संबंध, ठीक है, तो मूल वाणी जो है वो संस्कृत है और प्राकृत उसी से विकसित हुआ है। जैसे प्रकृति संस्कृतम तद्भव प्राकृतम। ठीक है, मूलतः जो प्रकृति है वो किसकी है, संस्कृत की, उससे प्राकृत का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देंगे लौकिक साहित्य को इससे नहीं जोड़ना है। ठीक है, लौकिक जो संस्कृत साहित्य है उसको इससे नहीं जोड़ना है। ठीक है, जो वैदिक साहित्य है उससे जोड़ना है। आगे अगर हम लोग को मौका मिलता है और हम लोग कभी इसका फुल कोर्स लॉन्च करते हैं तो हम लोग उसमें पूरे जो भारतीय यूरोपीय परिवार है या जितने भी भाषा परिवार है, ठीक है, जितने भी भाषा परिवार है उस पर सब पे चर्चा करेंगे, या फिर मैं देखता हूँ तो कभी ओपन सेशन में उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि उसके लिए भी मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, मतलब अच्छा खासा उसमें जैसे केंटून है, फिर और कई सारे लैंग्वेज हैं, तो उसको देख करके हम लोग को थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस पर देखता हूँ, तो ओपन सेशन अगर हो पाएगा तो लूंगा, अभी कोई वो नहीं है, वो आप लोग के कमेंट के और आप लोग के कितना आप लोग इसमें इंगेज हो रहा है, ठीक है, उस पर निर्भर करेगा। तो प्राकृत और संस्कृत का सब संबंध आएगा, तो लोक संस्कृत से इसका विकास नहीं हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर ये आपने लिख दिया तो ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, वैदिक संस्कृत और प्राकृत, बेसिकली आपको अगर संस्कृत से प्राकृत और संस्कृत के बीच में संबंध को अगर बताना हो तो क्या बताएंगे कि प्राकृत के अनेक शब्द और जो उसके प्रत्यय हैं वो वैदिक संस्कृत से मेल खाते हैं, लौकिक संस्कृत से इसका कोई साम्यता नहीं है। ठीक है, तो विकसित और संस्कारित संस्कृत से विकृत होकर के जो भाषा बनी उसे हम लोग प्राकृत बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि प्राकृत वह मूल भाषा है, ठीक है, जो संस्कृत से बनी है, सॉरी, संस्कृत वह मूल भाषा है जिससे प्राकृत विकसित हुई है। ठीक है, उल्टा मैंने बोल दिया था, संस्कृत मूल वाणी या देववाणी है और प्राकृत उसी से विकसित हुई है। ठीक है, प्राकृत संस्कृतम तद्भव प्राकृतम, ये चीज आप बता देंगे। इसके विपरीत कुछ लोग को मानना है कि प्राकृत जो है वो जन बोलियों और जन भाषाओं से निर्मित है, संस्कृत से इसका कोई साम्य नहीं है, और बाद में इसी का जो संस्कारित रूप है वो संस्कृत बन गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप वहां पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर जोड़ना भी है तो किससे जोड़ेंगे, वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से नहीं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए प्रश्न क्या बनता है, ये वाला प्रश्न आ जाए कि प्राकृत और संस्कृत के संबंध को स्पष्ट करते हुए इसकी अवस्थाओं का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो क्या बताएंगे, प्राकृत जो है मध्यकालीन आर्य भाषा की द्वितीय अवस्था है, जिसके समयावधि ईस्वी सन से लेकर के 500 ईस्वी तक मानी जाती है। मुख्यतः जो जैन साहित्य के अलावा मुख्यतः जैन साहित्य और सेतुबंध, गौडवाहो, गहास, वज्रालक, बृहत कथा के साथ साथ आदिकाल का जो बौद्ध साहित्य है वो ये क्या कहते हैं, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये चीजें आप भूमिका बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि संस्कृत और दूसरे लाइन से, मतलब दूसरे पैराग्राफ से। ठीक है, पैराग्राफ 3 से 4, इस पे हम लोग, मैंने बताया था कि ब्रंश की हम लोग क्लास लेंगे तो उसमें एक मॉडल उत्तर के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा पैरा शुरू होगा वहां से बताएंगे कि प्राकृत और संस्कृत के संबंध में जो भाषाविद हैं या जो भाषा के ज्ञानी हैं उनके बीच जो है विरोधाभास की स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ पे कुछ भाषा वैज्ञानिक इनको बताते हैं, जैसे हेमचंद मार्कंडे। ठीक है, यहाँ पे चर्चा भी लिख सकते हैं, हेमचंद, ठीक है, मार्कंडे, इन जैसे जो भाषाविद हैं, ठीक है, या इन जैसे जो आचार्य हैं, इनका मानना है कि ये विकसित और संस्कारित संस्कृत से विकृत होकर की बनी भाषा है। ठीक है, यानी कि संस्कृत मूल वाणी या देववाणी और प्राकृत उसी से विकसित हुई है। वहीं आचार्य पिसल जैसे कुछ भाषाविद हैं वो ये मानते हैं कि ये जन बोली और जन भाषाओं से निर्मित भाषा है और इसी का संस्कारित रूप संस्कृत हो गया। ठीक है, तो ये चीज बताएंगे। अब इसमें क्या पूछा है, प्राकृत की अवस्थाओं का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो अवस्थाएं देख लेते हैं एक बार, प्राकृत की कितनी अवस्थाएं। तो किशोरी दास जो व्याकरणविद हैं, उन्होंने प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को 3 अवस्था में, मतलब 3 चरणों में विभाजित किया। देखिए फिर से लाइट चली गई है। ठीक है,
तो प्राकृत की 3 अवस्थाएं बताएंगे। किशोरीदास वाजपेयी ने प्राकृत के विकास के 3 चरण माने हैं, तो किशोरीदास वाजपेयी का जिक्र आपको करना ही करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो जो नाम आएंगे, नाम अगर आप जिक्र कर देंगे तो ये चीजें जो है आपका मतलब आपके जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका ये याद करना बहुत आसान है, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत, ठीक है, ऐसे सीधे। तो पहली प्राकृत क्या है? वह जिसका संबंध सभ्यता के आरंभ में लोक प्रचलन के माध्यम से हुआ, ठीक है। यानी कि पहली प्राकृत वह है कि सभ्यता के आरंभ में लोक प्रचलन के माध्यम से यह पहली प्राकृत विकसित हुई और ऋषि गणों और व्याकरणों के हाथों में पढ़ करके संस्कारित होते होते वैदिक संस्कृत बन गई, ठीक है। तो किशोरीदास वाजपेयी पिसल जैसे आचार्यों के साथ जाते हैं और बताते हैं कि सभ्यता के आरंभ में लोक प्रचलन के माध्यम से पहली प्राकृत बनी, ठीक है। और ऋषियों जो हमारे यहाँ ऋग्वेद में जो ऋषि थे और जो व्याकरणविद थे जैसे पाणिनि वगैरह, इनके हाथों में पढ़ करके संस्कारित होते होते वैदिक संस्कृत बन गई, ठीक है। फिर आता है दूसरा प्राकृत। ये क्या था? वैदिक संस्कृत सरल होकर के लौकिक संस्कृत बनी और लौकिक संस्कृत सरल होकर के प्राकृत बन गई, ठीक है। दूसरा प्राकृत मानते हैं। वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था? लौकिक संस्कृत से पाली का जन्म होता है और वैदिक संस्कृत से प्राकृत का जन्म होता है, ठीक है। तो किशोरीदास वाजपेयी दूसरी अवस्था को, दूसरी प्राकृत को मानते हैं कि वैदिक संस्कृत सरल होकर के लौकिक संस्कृत बनती है और लौकिक संस्कृत सरल होकर के प्राकृत बनती है। फिर आ जाता है तीसरी प्राकृत। तीसरी प्राकृत क्या है? ये प्राकृत के बाद जिसे अभ्रंश कहा जाता है, मतलब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे जो अगली अवस्था है, इसीलिए मैंने बोला कि प्राकृत को आप स्किप मत करिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट है आप लोग से, आधा घंटा समय निकालिएगा। तो प्राकृत के बाद जिसे अभ्रंश कहा जाता है, कुछ विद्वान उसी को प्राकृत की तीसरी अवस्था बोल देते हैं, ठीक है। प्राकृत की तीसरी अवस्था बोल देते हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। यानी कि सामान्य रूप से वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस भाषा के लिए इस मतलब रख दिया गया जो ईस्वी सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित रही, जिसमें गाह, सप्तशती, वज्जालग, ठीक है, इन सब जैसे ग्रंथ जो है लिखे गए, है ना। तो प्राकृत शब्द जो आएगा क्यों आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ईस्वी सन से लेकर के 5वीं शताब्दी तक इसकी समय अवधि होती है। मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है, ठीक है। इसके अध्ययन आधार के स्रोत ये हैं और ये अवस्थाएं हैं, ठीक है। ये आपका निष्कर्ष में भी ये बता सकते हैं, निष्कर्ष जैसे उस पृष्ठ का निष्कर्ष, ठीक है। तो भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष, समझ में आया, ठीक है। देखिएगा, प्राकृत और संस्कृत के संबंध को स्पष्ट करते हुए इसकी अवस्थाओं का विवेचन कीजिए। तो भूमिका में क्या लिखेंगे, मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, एकदम आपके पास पॉइंट्स हैं सारे। कुछ जो बीच के पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इसलिए नहीं लिखवाना हूं। अब जैसे पूरा अगर इमला बोल करके नहीं लिखवाना चाहता हूं, ठीक है। उससे 2 चीजें होंगी, एक तो इमला बोल करके लिखेंगे तो सारे लोग जाएंगे तो एक जैसा लिख के आएंगे। दूसरी चीज क्या है, तब आपका कुछ इसमें क्रिएशन नहीं आ पाएगा, तो फिर वही आपको बना हुआ, खाया हुआ, पकाया हुआ निगलने की आदत बन जाएगी और उससे जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ठीक है। तो अब प्राकृत की अवस्थाएं ये हो जाएंगी। ये वाला थोड़ा सा देखिएगा, बार बार कंफ्यूजिंग है, ठीक है। संस्कृत वेदों से प्राकृत, वैदिक संस्कृत से और लौकिक संस्कृत से पाली, ठीक है। ये एक विकासक्रम कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि सीधा निकलता है, ठीक है। जबकि हम लोग जो मानते हैं, जो हिंदी साहित्य मानती है, ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा जो मानती है, वो मानती है कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, नई हिंदी, ठीक है। ऐसे मतलब क्रमिक विकासक्रम, ठीक है। तो एक सेकंड, ये वाला तो प्रश्न हो गया। प्राकृत और संस्कृत के संबंध को स्पष्ट करते हुए अवस्थाओं का विवेचन कीजिए। अब इसी से प्राकृत की अवस्थाएं भी आ जाएंगी, ठीक है। दोनों प्रश्न का कंटेंट लगभग समान होगा, बस इसमें संस्कृत के साथ जो संबंध है वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधे भूमिका लिखा कि प्राकृत जो है वो मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, ठीक है, आपको फिर से याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। दूसरी अवस्था है जिसका समयावधि ईस्वी सन से लेकर के 500 ईस्वी तक इसको स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो प्राकृत की अवस्थाएं हो जाएंगी, फिर अवस्थाएं बता देंगे। जो कुछ व्याकरणविद हैं जैसे किशोरीदास वाजपेयी, उन्होंने इसके 3 अवस्थाओं को बताया, पहली, दूसरी, तीसरी प्राकृत। अंत में बता देंगे कि जो रूढ़ शब्द प्राकृत जो है ईस्वी सन से की शुरुआत से लेकर के 500 ईस्वी तक के जो साहित्यिक भाषिक प्रवृत्ति है उसके लिए रूढ़ हो गया, ठीक है। तो ये प्राकृत की अवस्थाएं यहाँ पे हो जाएंगी। अब प्राकृत भाषा के भेद, इसकी प्रमुख विशेषताएं और सामान्य प्रवृत्तियां, इसको भी देख लेते हैं।
ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे भूमिका आपका वही रहेगा। ठीक है, भूमिका आपका वही रहेगा। इसके फायदा ये है कि आपको जैसे वहां पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने 2 3 4 बार अगर इसको रट लिया और तैयार कर लिया तो जो आप देखिए इसका समय कैसे बचता है। जो आप जाएंगे तुरंत वहां पे जाके उगल देंगे। उगलने में हम लोग मास्टर है, बचपन से ही उगलते आ रहे हैं, है ना, उगलने में मास्टर है। तो अवस्थाएं हो गई। ठीक है, अब प्राकृत की भाषा संबंधी विशेषताएं। फिर से जब भी भाषा संबंधी विशेषताएं पूछेगा, अच्छा एक प्रश्न ये पूछ सकता है भाई भाषा संबंधी विशेषताएं नहीं पूछा है, भाषा की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो जब भी ये पूछेगा तो इसमें तीनों बताना है, व्याकरणिक विशेषताएं, ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं और शब्दकोशी प्रवृत्तियां, तीनों बतानी इसमें। ठीक है, तो कौन कौन बतानी है यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, जब प्रमुख विशेषताएं पूछेगा तो कौन, सामान्य प्रवृत्तियां में भी आप चाहिए तो सब बताइए, आपकी मर्जी, है ना, जितना आपको याद हो पाए। तो इसमें ध्वनि विशेषताएं, इसमें व्याकरणिक विशेषताएं, ठीक है, और इसमें शब्दकोशीय विशेषताएं। ठीक है, तीनों बताना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्राकृत भाषा के भेद अभी हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो भूमिका लगभग एक सा रहेगा। ठीक है, अब ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं क्या हो जाएंगी। जब भी ध्वनि संरचना की विशेषता की बात आएगी तो हम लोग इसकी पुरानी वाली है। ठीक है, हालांकि चाहिए तो आप डायरेक्ट संस्कृत से वो करिए, लेकिन संस्कृत से के साथ साथ जो पुराने बीत चुके हैं, जैसे पाली पढ़ चुके हैं हम लोग, तो पाली के साथ तुलना यहाँ पे शुरू कर लीजिए। ठीक है, जैसे ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं हैं तो जो अंतर है वो बताइए। ठीक है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, लिखना है पाली भाषा की प्रमुख विशेषताएं और फिर वहां पे पहली हेडिंग डाल देनी है ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं, ऐसा आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक, यहाँ पे आपको बताना है बड़े काले पेन से या बड़े अक्षरों में कि इसकी मुख्यतः जो विशेषताएं हैं वो पाली के समान है। ये ऐसे बताएंगे कि संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में प्राकृत जो है वो पाली का अगला चरण माना जाता है, इसलिए इसकी जो प्रमुख जो सभी विशेषताएं हैं वो पाली के समान है। लेकिन कुछ विशेषताएं पाली से, चूंकि सरलीकरण का अगला चरण था तो इसलिए निम्नलिखित विशेषताएं पाली से इसको अलग करती हैं। ठीक है, जैसे र के स्थान पे ल का प्रयोग। ठीक है, जैसे राजा के स्थान पे राजा को लाजा लिखा जाने लगा। ठीक है, अब जो विसर्ग की लुप्ति की जो प्रक्रिया पाली में शुरू हुई थी प्राकृत में और ज्यादा विकसित हुई, और विसर्ग युक्त जो अकारांत शब्द थे, जैसे हम लोगों ने वीरह को देखा था, वहां पे वीरह को वीर लिखा गया। ठीक है, तो ये अकारांत वहां पे बन गए थे, अ से अंत होने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, विसर्गहीन जो थे वो ओकारांत में परिवर्तित होने लगे, यानी कि वीर से क्या हो गया, वीरो हो गया। ठीक है, जैसे देवा से देव से देवो। ठीक है, प्रश्न से पन्ह और पन्ह से पन्हो। ठीक है, तो जो अकारांत प्रवृत्तियां थी, जो विसर्गहीन अकारांत शब्द थे, वो विसर्गहीन ओकारांत शब्दों में यहाँ पे परिवर्तित होने लगे। ठीक है, अब पाली में जो य व्यंजन का प्रयोग होता था वो प्राकृत में कम होने लगा और य के स्थान पे झ का प्रयोग होने लगा। ठीक है, जैसे फिर से अवधि में देखिए यश को जश बोला जाता था। ठीक है, यश को जस, य के स्थान पे ज का प्रयोग। ठीक है, यह को जो। ठीक है, तो य के स्थान पर ये ज का प्रयोग, है ना। फिर पाली में जो संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए जो द्वित्वीकरण वहां पे हुआ, यहाँ पे उसको क्षतिपूरक किया जाने लगा, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, क्षतिपूरक दीर्घीकरण। अभी बताता हूं इसको। ठीक है, यानी कि द्वित्वीकृत रूप में जो प्राप्त व्यंजन था उसका मूल व्यंजन बचा रहा, किंतु दूसरे व्यंजन के स्थान पर वह स्वर प्रयुक्त होकर के द्वित्वीकरण करने लगा। ठीक है, या दीर्घ रूप में विकसित होने लगा, जैसे मृत्यु। ठीक है, तो इसका जो है द्वित्वीकरण क्या हुआ, मिच्चू। ठीक है ना, और क्षति इसकी हुई, यहाँ पे च आधा च की क्षति हुई लेकिन बड़ी की मात्रा हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण इसको बोला जाने लगा। ठीक है, तो इसको आप हेडिंग में लिख सकते हैं कि इसको बल्कि ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी प्राकृत की विशेषता पूछे तो ये जरूर आपको बताना है। तो पाली में जो संस्कृत के समान व्यंजनों को जो सरल करने के लिए द्वित्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है, जैसे मृत्यु से मिच्चू हो जाना। ठीक है, प्राकृत में इसका अगला चरण हुआ और इस जो दीर्घीकरण जो द्वित्वीकरण था उसका क्षति हुआ और उसके कारण इसमें दीर्घीकरण देखने को मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बार फिर से समझा देता हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जिह्वा, अब जिह्वा का ये द्वित्वीकरण क्या हुआ, जिह्वा। ठीक है, और जब ये हटा तो इसको क्षति हुई आधा ब की और मात्रा कहां पे आ गई, दीर्घीकरण। ठीक है, बड़ी की मात्रा, तो जीभ हो गया। ठीक है, मृत्यु से मिचू, मिचू से मीच।
ठीक है। तो द्वितीयकरण, क्षतिपूर्ति, दीर्घीकरण के रूप में यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अगर शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे बता दीजिएगा, पाली का द्वितीयकरण की प्रवृत्ति यहाँ पे क्षतिपूर्ति, दीर्घीकरण के रूप में सामने आती है। ठीक है, अपने मन से थोड़ा सा बनाना सीखिए, स्टेटमेंट जैसा दिया है सेम वैसा लिखेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना, और याद भी नहीं रहेगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसको बैठ करके थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, इसको अगर देखिए तैयार करने, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे सर याद नहीं होता है, ठीक है, हम लोग को भी याद नहीं होता है। हम लोग भी जब पेपर देने जाते थे तो 1 घंटा 5 जो सुबह का समय होता था वहां बैठ करके इसको रटते हुए जाते थे। ठीक है, और कैसे याद होगा आप ऐसे ही समझ लीजिए कि मुझे किसी को पढ़ाना है, किसी को पढ़ाना है, तो एक बार किताब पे या ये नोट्स की पीडीएफ जाएगी तो उसी बैठ के गोज गोज के बोल बोल के याद पढ़िएगा। ठीक है, कि देखो देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। ठीक है, तो अपने आप देखिएगा आपको दूसरी तीसरी बार में याद हो जाएगा। और ये काम आप पेपर के समय करिएगा, अभी एक बार समझते चलिए। ठीक है, अभी समझते चलिए, पेपर जब आएगा, मान लीजिए आपको मेंस लिखना है तो 10-12 दिन 15 दिन जब प्री के बाद फिर इसको निकालिएगा जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और फिर वहां से रिवाइज बैच करते हुए याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब यह प्रत्यय का प्रतिरूप यहाँ पे इय के रूप में हो गया, जैसे गम्यतो को गमयधि। ठीक है, गम्यतो को गमयधि। उष्म व्यंजन ध्वनि के स्थान पर ह का प्रयोग हुआ, जैसे पाषाण को पहाड़। ठीक है, श क्या है यहाँ पे उष्म व्यंजन, और यहाँ पे ह का प्रयोग होने लगा पहाड़। ठीक है, सघोष व्यंजनों के स्थान पर अघोष व्यंजनों का प्रयोग। ठीक है, जैसे नगर, ग क्या है सघोष व्यंजन, और यहाँ पे नकर हो गया। ठीक है, तो अघोष व्यंजनों का प्रयोग, ये आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 3 चीजें आप बता सकते हैं जो प्राकृत की प्रमुख विशेषता में आता है, ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताओं में। ठीक है, अब व्याकरणिक विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, व्याकरणिक विशेषताएं देख लेते हैं। बेसिकली व्याकरणिक विशेषताओं में भी कारक के जो रूप रचना के संबंध में, पाली में जो संप्रदान कारक थे और संबंध कारक के रूप जो एक हो गए थे, यहाँ पे क्या हुआ, कर्ता और कर्म के बहुवचन रूप भी एक होने लगे। ठीक है, यानी कि कर्ता और कर्म के लिए, ठीक है, या आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं कि कर्ता और कर्म के बहुवचन रूप यहाँ पे एक होने लगे। ठीक है, कर्ता के लिए और कर्म के लिए एक रूप, एक रूप। ठीक है, तो देखिए, अच्छा पाली में ये विशेषता छूट गई थी, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो पाली में आप बताएंगे वहां पे, एक सेकंड लाइट क्या, मम्मी थोड़ा लाइट बंद कर देना, वो बंद हो जाएगा सब इन्वर्टर, एक लाइट तो सामने वाला बंद कर दो। ठीक है, तो वहां पे आपको बताना है कि पाली में जो है संप्रदान और संबंध कारक के रूप एक होने लगे थे, वहां पे भूल गया था व्याकरणिक विशेषता में। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा, वहां पे जाकर के सामने वाला बंद कर दो बस। ठीक है ना, वो जरूर बताइएगा। और यहाँ पे क्या हो गया था, कर्ता और कर्म के, और बाहर देख लेना जितने भी लाइट रूट हो सब बंद कर दो। तो यहाँ पे क्या है, कर्ता और कर्म के बहुवचन रूप भी एक होने लगे थे। ठीक है, तो एक चीज आपका यहाँ पे और जुड़ता है। उसके अलावा प्राकृत में जो भूतकाल थे वो कृदंत का, वहां पे याद करिए हम लोगों ने कृदंत रूप का देखे थे। यहाँ पे क्या हुआ, कृदंतों का प्रयोग तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, कृदंतों का प्रयोग यहाँ पे तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक है, यानी कि जो पाली में कृदंतों की जो कृदंत रूप थे, भूतकाल में कृदंतों का प्रयोग होना शुरू हो गया था, प्राकृत में क्या हुआ, वो तेजी से बढ़ने लगा। इसके अलावा प्राकृत में परसर्गों का जो विकास है वो बहुत ज्यादा दिखता है। ठीक है, परसर्ग यहाँ पे जुड़ने लगे, जैसे केरक, मज, कय। ठीक है, संज्ञा शब्द भी जो है वो 16 की तुलना में यहाँ पे 12 हो गए। ठीक है, द्विवचन के 8 रूप भी कम हुए। ठीक है, ये सब विशेषताएं हमको कहाँ पे दिखती हैं, पाली से प्राकृत के क्रम में। ठीक है, अब एक बार शब्दकोशी प्रवृत्तियां देख लेते हैं। तो वहां पे याद है आपको तद्भव ज्यादा था। ठीक है, वहां पे तद्भव ज्यादा था। ठीक है, तो ये एकदम आपको व्याकरणिक संरचना संबंधी विशेषताएं एकदम आराम से एकदम ये रटिएगा, सीधे सीधे लिख करके आइएगा। ठीक है, ये रटिए और लिख करके आइए, और इसमें कुछ नहीं करना, ये सारी चीजें आपको रटने वाली ही हैं। ठीक है, प्राकृतिक की जो शब्दकोशी प्रवृत्तियां हैं, तो हम लोगों ने पाली में क्या देखा था कि तद्भवीकरण की प्रक्रिया ज्यादा थी। ठीक है, क्योंकि संस्कृत से वहां पे संस्कृत का विरोध हो रहा था, तो संस्कृत में जो संस्कृत की जो शब्द थे उसको छोड़ते हुए हम लोगों ने वहां पे तद्भव शब्द, देशज शब्द, इन सब का प्रयोग ज्यादा किया था। ठीक है, तद्भव बेसिकली तद्भव ज्यादा थे, लगभग 90% शब्द जो है तद्भव थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो शब्द परिवर्तित हुए उनमें जैसे कई बार क्या हुआ कि कुछ जो है
कुछ चीजों में जो है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि जीव है, ठीक है, किसी और शब्द जीव, ठीक है, जीवा मान लीजिए कोई शब्द है, और आत्मा, आत्मा के लिए भी जीवा शब्द का प्रयोग होता है। ये जीवा शब्द जो है जीव के लिए था। ठीक है, अब इसका जो तद्भवीकरण हुआ वो जीव के रूप में हुआ, और यहां से भी जीव के रूप में हुआ। एक ही शब्द के लिए दो, मतलब दो, एक ही शब्द से दो दो अलग अलग रूप देखा जाने लगा, मतलब अलग अलग चीजों को देखा जाने लगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुआ। तो इसमें पुनः तत्समीकरण की प्रवृत्ति आती है। ठीक है, पुनः तत्समीकरण की प्रवृत्ति आती है। सॉरी, ये पार ब्रह्म परमेश्वर वाला जीव है। ठीक है, मतलब एक सेकंड, ये जीव जो है आत्मा वाला नहीं, ये जीव मनुष्य वाला जीव है, और ये जीव जो है जानवर वाला जीव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कहने का मतलब है कि जिनसे भी, जैसे तद्भवीकरण की प्रक्रिया में क्या हुआ कि एक ही शब्द से कई कई चीजों को कई कई संज्ञाओं का मतलब नामकरण होने लगा, तो इस वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुआ। तो पुनः तत्समीकरण की प्रवृत्ति यहाँ पे शुरू हुई। जैसे उचित और उदित, ये सरल होकर के उदित हो गए। ठीक है, अति से सरल होकर के यहाँ पे अई हो गया। तो ये आपको वहां पे पुनः तत्समीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि क्या कहते हैं प्राकृत की भाषा संबंधी विशेषताएं बताइए, तो ये पूरा चीजें, तीनों चीजें आपको वहां पे जिक्र करना है, चर्चा करनी है। ठीक है, अब एक और टॉपिक यहाँ पे रह गया है, प्राकृत भाषा के भेद। ठीक है, तो प्राकृत भाषा के भेद मैं जल्दी से एक बार आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली प्राकृत भाषा के भेद के संदर्भ में भी जो विद्वान है उनके बीच में आपस में बहुत ज्यादा माथापच्ची है। ठीक है, जैसे वररुचि जैसे जो आचार्य हैं वो 4 भेद बताते हैं, जैसे सौरसेनी, महाराष्ट्री, पैसाची और मागधी। ठीक है, वहीं धीरेन्द्र वर्मा इसमें जो है अर्धमागधी को भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जैसे होता क्या है कि जो ये भाषा शास्त्री होते हैं ना, ये जो भी स्टेटमेंट देंगे, आप जैसे आप सीधे ऐसे बोल देंगे कि प्राकृत के 5 भेद होते हैं और बता दिए, जबकि आपने नाम का जिक्र कर दिया कि वररुचि ने, ऐसे सीधे जब भी प्रश्न पूछेगा कि प्राकृत के भेद बताइए, या प्राकृत के भेद पर टिप्पणी कीजिए, या प्राकृत से आप क्या समझते हैं, या प्राकृत का विवरण देते हुए प्राकृत के भेदों का विवरण दीजिए, या प्राकृत के भेद को स्पष्ट कीजिए, जब भी ऐसा पूछेगा तो स्टेटमेंट भूमिका वाला वही फिक्स रहेगा। प्राकृत के भेद भी जब चर्चा करेंगे तो वहां बताएंगे कि आचार्य वररुचि जैसे जो विद्वान है वो प्राकृत के 4 भेद यथा सौरसेनी प्राकृत, पैथाची प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत मानते हैं। वहीं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जैसे विद्वानों ने इसमें अर्धमागधी प्राकृत को भी स्वीकार किया है, क्योंकि इसमें भी पर्याप्त मात्रा में साहित्य उपलब्ध होते हैं। अतः प्राकृत के निम्नलिखित 5 भेद स्वीकारे जाते हैं। ठीक है, जो निम्नलिखित है, और फिर आप अपना स्टेटमेंट देंगे तो उसमें आपको उसको लगेगा कि हाँ हाँ भाई बच्चा कुछ पढ़ा है। जैसे आपने सीधे भूमिका लिखी और भूमिका बता दिया प्राकृत के भेद, और वहां पे सीधे 5 राइटिंग डाला, 5 के बारे में लिख दिया और इस प्रकार लिखा, तो दोनों में अंतर स्पष्ट वहां पे हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं। सौरसेनी प्राकृत जो मथुरा के आसपास के प्रदेशों में सूरसेन की भाषा बनी रही। ठीक है, वो उसको सौरसेनी प्राकृत बोल देते हैं। बाद में इसी से पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां थी, जैसे ब्रज भाषा, कौरवी, हरियाणवी, इनका विकास होता है। और संस्कृत की परंपरा में ये सर्वाधिक निकट दिखता है किस संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। ठीक है, वैदिक संस्कृत से। और इसकी प्रमुख विशेषताएं, तो ये विशेषताएं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, जब भी भेद पूछेगा आपको याद होगा भी नहीं, इसके लिए परेशान नहीं होना है। चूंकि इग्नू की बुक्स में ये नोट्स दिया हुआ था तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कट पेस्ट कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल इतना जानिएगा। ठीक है, सौरसेनी प्राकृत नाम याद रहे। ठीक है ना। फिर अगला है महाराष्ट्री प्राकृत। तो महाराष्ट्री प्राकृत जो कि महाराष्ट्र की भाषा नहीं थी, बेसिकली उत्तर भारत की, महाराष्ट्र मतलब महान राष्ट्र। ठीक है, तो उत्तर भारत की एक सामान्य और परिनिष्ठित भाषा थी। ठीक है, दंडी ने इसको प्रकृष्ट प्राकृत कहा था। वही प्राकृत भाषा के विद्वान हार्नले ये महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र का अर्थ है वो महान राष्ट्र से है। ठीक है, मैंने बताया था महान राष्ट्र है। ठीक है, जो कि उत्तर भारत को महान राष्ट्र, एक बड़ा भूभाग था, इस वजह से इसको महान राष्ट्र बोल देते हैं। ठीक है, तो दंडी ने इसे क्या कहा, प्रकृष्ट प्राकृत। वहीं हार्नले इसको बोलते हैं कि ये महान राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए महाराष्ट्रीय प्राकृत है। ठीक है, और प्राकृत का सबसे ज्यादा, अब जब महाराष्ट्रीय प्राकृत के बारे में बताएंगे तो सर्वाधिक जो आपको यहाँ पे साहित्य मिलता है, सर्वाधिक साहित्य इसी मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक साहित्य, तो सर्वाधिक लगभग 80% जो ललित साहित्य है इस भाषा में आपको मिलता है।
ठीक है। प्रमुख विशेषताएं, फिर से भाषिक विशेषताएं फिर से याद नहीं करनी है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर बहुत आपके पास आपके अंदर जिगर में बहुत भयंकर आग होगी तो यहाँ पे बीड़ी जला लीजिएगा, ठीक है, मतलब इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जितना बता रहा हूं उतना याद कर लीजिए, उतना वहां पे लिख के चले आइएगा, नंबर लाने के लिए पढ़िए, ठीक है। मैं भी आपकी तरह ही हूं, ये मत समझिएगा कि नहीं सर बहुत बड़े भाषा हिंदी भाषा के बहुत बड़े आचार्य हैं, ठीक है, ऐसा कोई भाई नहीं हूँ, मैं एकदम सामान्य जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। और जितना बता रहा हूँ इतना पढ़ के जाइएगा, अनुभव के आधार पर ये बता सकता हूँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका जाएगा नहीं। इतना लिख देंगे तो आराम से आपको 60 से 70% नंबर आना ही आना है। हम लोग के समय हम लोग के नंबर कम इसलिए भी आए थे, ठीक है, जैसे पेपर 1 में 200 में मुझे 118 नंबर मिले थे, ठीक है, और 118 नंबर उस समय के अच्छे नंबर माने जाते हैं, है ना। कारण क्या था, जैसे हिंदी मतलब हिंदी साहित्य में जिस साल मैंने पेपर दिया था उस साल नंबर बहुत कम मिले थे, ठीक है, तो 200 में 118 नंबर अगर मिला, 50+% नंबर मिला, तो उसके पीछे कारण एक तो ये थी कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी थी। दूसरा कारण क्या था कि मैंने उसको जैसे कुछ प्रश्नों को तो सही से लिखा था। मेरे साथ गलती ये हो गई थी कि मैं जो है ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, इसमें फंस गया, ठीक है। समय वहां पे आराम से पर्याप्त आपको मिला था। तो कोशिश ये करना है, जितना बता रहा हूं उतना रट के जाइए, उतना तैयार करके जाइए और वहां पे जाकर के लिख के आइएगा, एकदम आपका एक नंबर भी कम नहीं होगा, ठीक है। मागधी प्राकृत देख लेते हैं, जैसे बिहारी हिंदी के विकास इसी से होता है, तो बता सकते हैं मागधी प्राकृत, जिससे आगे चल करके बिहारी हिंदी की जो विकास होता है वो इससे माना जाता है। अशोघोष के नाटकों में इसके प्रारंभिक उदाहरण आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, अशोघोष के नाटकों में प्रारंभिक उदाहरण आपको दिखाई देंगे। प्रमुख विशेषताएं अगर आपको बताना है तो बताइए, मेरे हिसाब से छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा बताते रहिएगा, ठीक है। फिर अगला है पैसाची प्राकृत। पैसाची प्राकृत इसका भी जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान, पंजाब, चीनी, तुर्किस्तान, इन सब के पास है, जैसे जो तिब्बतम वर्मन जो लैंग्वेज है उससे थोड़ा सा ही पैसाची प्राकृत प्रभावित है, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसका, भूत भाषा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये दो चीजें बस आप बताइए, बाकी अपना आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। फिर अगला है अर्धमागधी प्राकृत, इसको जैन अर्धमागधी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जैन साहित्य सर्वाधिक इस भाषा में मिलता है, अत्यधिक मात्रा में इस भाषा में मिलता है, ठीक है। और हिंदी की एक उपभाषा जो पूर्वी हिंदी है उसका विकास इसी से माना जाता है, ठीक है, अर्धमागधी प्राकृत, ये आप बता देंगे। और अंत में चाहिए तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन का एक ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। या जब भी प्राकृत की बात करेंगे तो प्राकृत की भूमिका के बाद ही चाहिए तो इस शब्द इस जो दोहा इसको डालिए, खग विषाऊं जहीं लाऊं प्रिय तहीं देसाऊं जाओ रण दुर्भिक्ष के भग गाय बिरु जुझे न बलाऊं, ठीक है। तो इस सब से आपने कोट को वहां पे खत्म कर सकते हैं, है ना। तो कहने का क्या मतलब है, अब इसके फिर में नहीं जाना है कि नायिका नायक से क्या कर रही है कि हम कहाँ आ गए, युद्ध का अकाल पड़ा हुआ है और युद्ध न करने से हम मर रहे हैं, अब हमको उस देश में ले चलो जहाँ पे खड़ग बेचे जाते हो, ठीक है। तो ये सब पे अर्थ वर्थ नहीं लिखिएगा, केवल ऐसे लिख करके आप चाहिए तो वहाँ पे खत्म कर सकते हैं। तो 37-38 मिनट की आपकी ये क्लास हुई है। इस क्लास में आपको प्राकृत के इस क्लास के बाद आपको प्राकृत के भेद आराम से समझ में आएंगे, प्राकृत की अवस्थाएं समझ में आएंगी, प्राकृत की भाषा संबंधी विशेषताएं जिसमें ध्वनि विशेषताएं, व्याकरणिक विशेषताएं और शब्दकोशी प्रवृत्तियां थी उसको सब समझ में आया होगा, ठीक है। बस इसके बहुत ज्यादा फिर में नहीं पढ़ना है कि नहीं अब इसे और ज्यादा जान लेते हैं, इतना जानिए उतना आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। आराम से थोड़ा सा अगर इसमें और आपको चर्चा करनी हो आप बता सकते हैं कि जो संस्कृत जो नाटक थे उसके जो निम्न वर्गीय पात्र थे वो जो है प्राकृत भाषा या पाली भाषा में या तो पाली भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। ये सब आप वहाँ पे थोड़ा सा खेल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं वहाँ पे, है ना। और इस चीज पर हम लोगों ने चर्चा कर ही ली थी कि जिस प्रकार जो सरलीकरण की प्रक्रिया में जो क्रिया रूप संस्कृत के 540, ठीक है, संस्कृत के 540 थे, पाली में वो कितने थे 240 के लगभग, और प्राकृत में वो कितने घटके हो गए 72, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहिए तो निष्कर्ष में इस जो पॉइंट्स है उसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने उत्तर को इनरीच कर सकते हैं, ठीक है। तो भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष, इस पर हम लोगों ने इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्राकृत को भी आज समझा। कल वाले जो मतलब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग अभ्रंश को समझेंगे, ठीक है, अभ्रंश पे क्लास होगी और मैं कोशिश करूंगा अभ्रंश पे एक आध जो है आपको लिखने वाला मतलब
कैसे एक मॉडल प्रश्न होता है उस पर हम लोग एक चर्चा करेंगे, और टॉपर्स की कॉपी भी, क्योंकि अब तो मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पाली और प्राकृत जो है वो अब यूपीपीसीएस में ही है, यूपीएससी में होता नहीं है। तो आगे वाले जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी तो मेरी कोशिश रहेगी कि टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को बेसिकली नंबर ज्यादा लाने के लिए पढ़ना है, ठीक है। इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप पाली भाषा के विद्वान हो जाइए, आप प्राकृत भाषा के विद्वान हो जाइए, आप अपभ्रंश के विद्वान हो जाइए, अवहट आपको खूब बढ़िया से आ जाए, इसके लिए पढ़ना नहीं है, ठीक है। उद्देश्य अपना स्पष्ट रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर किस प्रकार है उससे, और ये जो विधि हम लोगों ने बताई है इसके आधार पे आप, हाँ एक चीज है यहाँ पे, जैसे अभी थोड़ी सी इसमें समय लगेगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब, ठीक है। जैसे ये वाला था जो व्याकरणिक संरचना संबंधी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। जैसे प्राकृत में भूतकाल के रूप में कृदंतों का प्रयोग तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है, इसका कुछ उदाहरण, ठीक है, अगर मिल पाए तो, या प्राकृत में परसर्गों का विकास काफी अलग स्तर पे, तो इन परसर्गों से कुछ वाक्य प्रयोग, जैसे कय, केरक, मज, ठीक है, ये सब चीजें, तो इन दोनों का अगर उदाहरण मिल जाए तो ये आपके उत्तर को और इनरिच कर देंगे, है ना। तो अभी जितना है उतना सफिशियंट है, बहुत ज्यादा इधर उधर भागिएगा मत, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।